हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो पहला आर होता है आपकी हर एक पार्लियामेंट्री सिटिंग का, उसे किस नाम से जाना जाता है? जीरो आर, क्वेश्चन आर, लेम डक सेशन या फिर सेंसर आर। चार ऑप्शंस दी गई हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो जो आपकी पहली आर होती है किसी पार्लियामेंट्री सिटिंग की, उसे क्वेश्चन आर कहा जाता है। तो कंटेक्स्ट के बारे में बात करें तो जो आपका क्वेश्चन आर है, जिसे सस्पेंड कर दिया गया था सरकार द्वारा ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन, वो रिज्यूम करेगा जब आपकी पार्लियामेंट दोबारा मिलेगी फॉर द बजट सेशन 2021। तो क्वेश्चन आर की थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि आपका पहला आर होता है हर एक पार्लियामेंट्री सिटिंग का। साथ के साथ ये आपका मेंशन भी है इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस। और इस आर के दौरान जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसके मिनिस्टर्स यूजुअली आंसर देते हैं। क्वेश्चंस आपके प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जा सकते हैं। मतलब प्राइवेट मेंबर्स कौन हुए? जो आपके एमपीज हैं, जो मिनिस्टर्स नहीं हैं। तो जनरली जो क्वेश्चन आर होता है ये आपके दोनों ही हाउसेज में रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है ऑन ऑल डेज ऑफ सेशन, एक्सेप्ट जब आपके प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं एमपीज को फ्रॉम बोथ हाउसेज इन द सेंट्रल हॉल, या फिर जिस दिन आपके फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं। और जो आपके दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं दोनों हाउसेस के, राज्यसभा और लोकसभा के, वो आपकी फाइनल अथॉरिटी होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ द क्वेश्चन आर। ठीक है जी, तो बेसिक डिटेल्स हैं। ऐसे ऐसे जो आपके बेसिक्स टॉपिक्स हैं, इनको भी आपको कवर करने की उतनी ही जरूरत है जितने आपके बाकी करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। ठीक है जी, तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां बात हो रही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर आपके जो गवर्नर ऑफ अ स्टेट है उनकी पावर से रिलेटेड, कि अगर वो लेसर सेंटेंस अवॉर्ड करते हैं इन प्लेस ऑफ वन, जो कि ओरिजिनली अवॉर्डेड था ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट, जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ द कन्विक्ट या फिर प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन ऑफेंडर, तो इस पावर को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। चार ऑप्शंस दी गई हैं आपके सामने: कॉम्यूटेशन, रिप्राइव, रेमिशन या रेस्पाइट। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक और क्वेश्चन आपके लिए स्टैटिक से ही है, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो इसमें आपकी करेक्ट ऑप्शन है रिस्पाइट। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो रिसेंटली जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वो डिसीजन लेंगे ऑन द मर्सी पिटीशन ऑफ अ कन्विक्ट जो कि सर्व कर रहे हैं लाइफ सेंटेंस फॉर द असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी। ठीक है जी, और ये डिसीजन वो आने वाले 4 हफ्तों में लेंगे। ठीक है जी, तो जो पिटीशन डाली गई थी गवर्नर के ऑफिस में, ये आपकी दिसंबर 30, 2015 से पेंडिंग है। तो ये तो आपको पता ही है, आर्टिकल 161 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके आधार पर गवर्नर के पास इस तरीके की पावर्स हैं, पार्डनिंग पावर्स हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी कॉन्विक्ट हैं, ये जिन्हें लाइफ सेंटेंस मिला है फॉर द असैसिनेशन ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है फॉर पासिंग नेसेसरी डायरेक्शंस। आर्टिकल 161 के बारे में बात करें तो इसके आधार पर गवर्नर के पास पावर्स हैं टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, respites or remissions of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense against any law relating to a matter to which executive power of the state extends। अर्थात कि जो भी आपके गवर्नर हैं किसी भी स्टेट के, उनके पास ये पावर्स अवेलेबल हैं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं इनका। ठीक है जी, तो पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट के केस में आपकी आर्टिकल 72 में मेंशन है, आपको पता होना चाहिए। बट वो आपकी जो गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स हैं उससे ज्यादा उनका स्कोप है। आइए देखते हैं किस तरीके से है। तो जो प्रेसिडेंट की पावर है वो बेसिकली एक्सटेंड करती है कुछ केसेस में जहां पर पनिशमेंट या सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल, बट जो आपका आर्टिकल 161 है उसमें इस प्रकार की कोई भी पावर गवर्नर को नहीं दी गई है। और जो आपके प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स हैं वो आपके सभी केसेस में एप्लीकेबल रहती हैं जहां पर आपका जो सेंटेंस दिया गया है वो आपका सेंटेंस ऑफ डेथ ही क्यों ना हो, बट जो पार्डनिंग पावर्स हैं वो आपके गवर्नर की एक्सटेंड नहीं करती हैं टू सच डेथ सेंटेंस केसेस। सो बेसिकली ये जो पार्डनिंग पावर है एग्जीक्यूटिव की, काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक तरीके के अगर जुडिशरी के कोई एरर्स रह जाते हैं तो वहां पर एक स्कोप रह जाता है कि उन्हें रेक्टिफाई किया जा सके। ठीक है जी, तो यही बेसिक सा पर्पस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन है कि चेक्स एंड बैलेंसेस होना जरूरी है। तो जो हमारे तीन वाइटल ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों में ही इस तरीके के चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है जी, तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग द मनी बिल।
तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि आर्टिकल 110 में आपकी मनी बिल से रिलेटेड बातें की गई हैं। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, तो जो फाइनल डिसीजन होगा वो स्पीकर ऑफ द हाउस के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है जी। थर्ड में कह रहे हैं जो स्पीकर का डिसीजन होगा टू डिक्लेयर अ प्रपोज लॉ एज मनी बिल, ये बेसिकली फाइनल रहता है और इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो तीन स्टेटमेंट्स यहाँ दी गई हैं, उससे रिलेटेड चार कोड्स आपके सामने यहाँ मेंशन है। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहां पर आपकी स्टेटमेंट वन और सेकंड ही सही है। ठीक है जी। थर्ड स्टेटमेंट आपकी क्यों गलत है? क्योंकि जो स्पीकर का डिसीजन है कि वो डिक्लेयर कर सके किसी प्रपोज लॉ को एज अ मनी बिल, ये फाइनल तो है ही, बट इसे चैलेंज भी किया जा सकता है कोर्ट में अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सो रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की हैं सीरीज ऑफ पिटीशंस जो कि एक रिव्यू सीक कर रहे थे ऑफ इट्स 2018 जजमेंट अपहोल्डिंग दैट द लोकसभा स्पीकर सर्टिफिकेशन ऑफ आधार लॉ एज मनी बिल एंड इट्स सब्सिक्वेंट पैसेज इन द पार्लियामेंट। सो आधार बिल को बेसिकली सर्टिफाई किया था भारत की जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने एज अ मनी बिल, ताकि इसे क्लियरेंस मिल सके विदाउट गेटिंग द असेंट ऑफ अ मेजोरिटी इन राज्यसभा। और इसी से ही रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था आधार एक्ट को इन 4:1 रूलिंग ऑन सितंबर 26, 2018। अब इसे मनी बिल क्यों करार दिया गया था? क्योंकि एक सेक्शन 7 है आपके आधार एक्ट में जो प्रोवाइड करता है कि जितना भी एक्सपेंडिचर होगा फॉर सब्सिडी सर्विसेज और बेनिफिट्स अंडर द वेलफेयर स्कीम्स, वो आपका बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाएगा। और इसी के चलते इस बिल को पर्टिकुलरली क्वालिफाई किया गया था टू बी कैटेगराइज्ड एज अ मनी बिल। और जब आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई थी उसी के बाद आपकी कुछ पिटीशंस फाइल की गई थी। बेसिकली आपके उसमें दो ही इश्यूज थे कि पहली बात कि स्पीकर का डिसीजन कि वो डिक्लेयर कर सकें कि किसी प्रपोज लॉ को एज अ मनी बिल, क्या वो फाइनल है और क्या उसे चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। साथ के साथ जो आपका आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016 का, उसे करेक्टली सर्टिफाई किया गया है एज अ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे इन इश्यूज से रिलेटेड कोर्ट की जजमेंट क्या थी कि जो स्पीकर का डिसीजन होगा वो आपका चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है जी। और जो आधार एक्ट था उसे राइटली कैटेगराइज किया गया था एज अ मनी बिल। मनी बिल की थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे तो आपको पता ही है कि बेसिकली इट कंटेन्स प्रोविजंस फॉर टैक्सेस, अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, इससे रिलेटेड आपकी ही सारी चीजें इसमें एडेड होती हैं। ठीक है जी। और ये आपका इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सिर्फ लोकसभा में ही, और राज्यसभा इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स नहीं बना सकता अगर लोकसभा इस तरीके के बिल्स पास करता है। इवन इफ राज्यसभा अगर कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करता है तो ये लोकसभा की ही चॉइस है कि उसे एक्सेप्ट करना या फिर रिजेक्ट करना। ठीक है जी। बाकी जो आपका आर्टिकल 110 पार्ट 1 है उसके चलते एक बिल को माना जाता है एज अ मनी बिल अगर वो डील करता है ऑन द मैटर्स जो कि आपके स्पेसिफाइड हैं इन आर्टिकल 110 पार्ट 1 A to G में। इसमें आपके टैक्सेशन, बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस तरीके के मैटर्स एनलिस्टेड हैं। ठीक है जी। और इसी में ही आपके 110 आर्टिकल पार्ट 3 में लिखा गया है कि अगर कोई भी क्वेश्चन राइज होता है कि वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, तो इसका जो डिसीजन होगा वो आपके स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल के ऊपर रख दिया जाएगा और उनका डिसीजन इसमें फाइनल होगा। ये तो हम आपको ऑलरेडी ही स्टेटमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहां बात हो रही है आर्टिकल 179 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछा जा रहा है किस चीज से रिलेटेड है। तो आज के क्वेश्चंस आपके लग रहे हैं सारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही हैं। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहले कह रहे हैं रिमूवल ऑफ द स्पीकर, सेकंड में कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटर इन स्टेट्स, थर्ड में कहा जा रहा है स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, या फिर लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द लेजिस्लेटर। बहुत सिंपल सी ऑप्शंस यहां दी गई हैं, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सोचिए इस बारे में, वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहां पर आपकी रिमूवल ऑफ द स्पीकर के बारे में बात की गई है आर्टिकल 179 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो रिसेंटली ही केरला की असेंबली ने रिजेक्ट किया है एक मोशन जो कि ऑपोजिशन द्वारा चलाया गया था सीकिंग द रिमूवल ऑफ द स्पीकर। तो आर्टिकल 179 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है अगर कोई मेंबर है जो कि होल्ड कर रहे हैं ऑफिस एज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ एन असेंबली, उन्हें रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से बाय रेजोल्यूशन बाय द ऑफ द असेंबली, जो कि पास किया जाएगा बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली। साथ के साथ इसमें यह भी प्रोवाइडेड है कि इस प्रकार का कोई भी रेजोल्यूशन फॉर दिस सेम पर्पस आपका मूव नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल एटलीस्ट 14 डेज का नोटिस नहीं दिया गया हो ऑफ द इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन। फिर आपके आर्टिकल 181 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, या तो आपके स्पीकर हो या डेप्यूटी स्पीकर या कोई भी और व्यक्ति जो कि आपके
आर्टिकल 180 क्लॉज 2 में मेंशन्ड है, वो प्रिसाइड करेंगे जब आपका रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है जी, तो ये बेसिक से डिटेल थी, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था आपके लिए। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये पूछ रहे हैं कौन उसे ऑफिशियली हेल्ड करते हैं। 4 ऑप्शन दी गई हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी या फिर आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आज के। अगर आप देखें सारे ही 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक के हैं। ठीक है जी, तो स्टैटिक भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आइए इस क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहां पर आपकी द फाइनेंस सेक्रेटरी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया बेसिकली आपका इमरजेंसी फंड फॉर द नेशन है और इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है आपके आर्टिकल 267 पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें ये मेंशन्ड है कि ये जो आपका फंड है ये उस दौरान यूज किया जाएगा व्हेन देयर इज अ क्राइसिस इन द नेशन, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो फॉर इंस्टेंस, और उसको डील करने के लिए आपको पैसों की जरूरत हो। तो इसमें जो केंद्रीय सरकार है उनका अपना एक कंटिजेंसी फंड है विद द कॉर्पस ऑफ 500 करोड़, और 2005 में ये आपका जो अमाउंट है इस फंड का वो रेज किया गया था फ्रॉम 5 करोड़ टू 500 करोड़। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो स्टेट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं टू हैव देयर ओन कंटिजेंसी फंड्स। और बेसिकली जो आपका कंटिजेंसी फंड होता है यूनियन गवर्नमेंट का, ये आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डिस्पोजल पर होता है, जो उसे रिलीज करते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द यूनियन कैबिनेट, जिसे बाद में आपकी फिर अप्रूवल मिलती है पार्लियामेंट की। और ये जो फंड है आपका ये फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा हेल्ड किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, बट इसमें जो पार्लियामेंट का अप्रूवल है वो मैंडेटरी है। और जब भी आपकी कोई भी इमरजेंसी है जिससे डील कर चुके हैं, आपका जितना भी एडुकेट फंड था उसे यूज कर चुके हैं, तो इस फंड को दोबारा से रिइंबर्स किया जाता है टू इट्स फुल कैपेसिटी ऑफ 500 करोड़। और ये जो पैसा डालना होता है, दोबारा से रिइंबर्स करना होता है, ये आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। ठीक है जी, तो ये बेसिक से 5 क्वेश्चंस थे आज के। आई होप आपने सभी ने ही इन्हें करेक्टली मार्क किया हो। बिल्कुल सिंपल से बेसिक से क्वेश्चंस थे। आपका जो बेसिक लेवल होता है पॉलिटी को पढ़ने का वो आपका आज यहाँ चेक किया गया है। तो आई होप आप में सभी ने ही इसमें अच्छे से परफॉर्म किया हो। बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर फॉलो करते रहिए अपने प्रीक्योर के माध्यम से और प्रीमिक्स के माध्यम से। दिन के अगर आप 5 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं प्री बेस्ड, तो काफी अच्छी प्रिपरेशन की ओर आप जा रहे हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीजें आप रिटेन कर पाएंगे, जितनी चीजें आप रिटेन कर पाएंगे उतना ही स्कोर आपका प्रीलिम्स में अच्छा आएगा। ठीक है जी, तो अब वैसे भी समय आ गया है कि आपको गियर शिफ्ट कर लेना चाहिए अपनी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। और जाते जाते एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे भाई बंधुओं के लिए जो 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वहाँ मेंशन्ड है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।